हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर चैंपियन लीडर्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो माय डियर चैंपियन लीडर्स, आज हमने जो ये गैदरिंग की है, आज हम जिस मौके पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा जो मौका है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। हमारा जो आज की इस गैदरिंग का जो मोटो है वो है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। बचपन से लेके जो है वो बुढ़ापे तक हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम 30 to 40 मिनट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी ये गैदरिंग रहेगी, ठीक है ना। तो आप सब ने कंट्रीब्यूट करना है मेरे साथ, आप सब ने जो है वो प्रॉपर मेरे सवालों का प्रॉपर जवाब देना है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे 5 से 6 लोग मौजूद हैं मेरे को मिला के साथ में, ठीक है ना। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, कुछ हाउसवाइफ्स भी हैं और कुछ जॉबियंस भी हैं, ठीक है। और कुछ बैचलर गोइंग स्टूडेंट हैं, तो कुछ जो है वो एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं। अब जब हम डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं तो डिफरेंट थॉट्स भी हैं, ठीक है। और डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है, किसी को कम एक्सपीरियंस है, किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। यहाँ पे किसी और एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही, बिजनेस की या फिर जॉब की नहीं, लाइफ के एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग मीटिंग के अंदर, आज की इस इंटरेस्टिंग गैदरिंग के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। कोई जो वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, तो कोई बैचलर गोइंग स्टूडेंट है, कोई जो है वो स्टडी फाइनल करके जॉब कर रहा है, कोई जस्ट अपनी स्टडी वगैरह फाइनल करके एज अ हाउस वाइफ है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हुआ है बेसिकली अपनी ज़िंदगी में, आज तक कितना लगाया, कितना पाया, कितना खोया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली पॉइंट और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग जब बचपन में होते हैं ना, बचपन में जब हम अपनी स्टडी के ऊपर पैसा लगाते हैं तो हम इतने कैपेबल नहीं होते कि हम पैसा लगाएं अपनी स्टडी के ऊपर खुद की जेब से। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने नर्सरी से लेके सेकंड ईयर तक अपने जो है वो पैसों से स्टडी की हो, ठीक है ना। लेकिन उस स्टडी के पीछे पैसा कौन लगाता है? हमारे पेरेंट्स, ठीक है। तो आज की हमारी मीटिंग का जो पहला सवाल है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, हम सबसे सबके जो है वो क्या कहते हैं ख्यालात सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मिस्टर विकेश, मिस्टर विकेश आप बताएं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। अगर जी, जी, अगर बात करें कि पेरेंट्स हमारे ऊपर इसीलिए ही पैसा लगाते हैं ताकि हम बड़े होके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को एक अच्छी लाइफ को एन्जॉय करें, अच्छी एजुकेशन हो उनके पास। हमारे अगर वो हमारी स्टडी के ऊपर खर्चा लगा रहे हैं, तो उनका यही मकसद होता है कि कल को इनको अच्छी जॉब मिले, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, आसानी वाली ज़िंदगी गुज़ारें और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय करें। इसीलिए हमारे ऊपर पेरेंट्स जो है पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि कल को हमारे बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी, मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी जी सकें। सिंपल यही होता है, हर पेरेंट्स का यही ड्रीम होता है कि उनके बच्चे जो है ना अच्छी लाइफ को एंजॉय करें, मुआशरे में उनकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट, नेम फेम सब हो। दैट्स व्हाई सिंपली हर किसी के माँ बाप जो है पैसा लगाते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर और लाइफ के ऊपर, डिफरेंट चीजों के ऊपर सिंपली। ओके, चलें, ठीक हो गया। हमारे साथ एक और फीमेल कनेक्टेड है, मिस यशल ज़ोएब जी। मिस यशल ज़ोएब, आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। जी, वालेकुम सलाम जी। जी, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर स्पेशली फीमेल्स के ऊपर, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर इसलिए पैसे लगाते हैं, उनको अच्छी तालीम देते हैं ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। ना ही वो शादी से पहले डिपेंडेंट रहें किसी के ऊपर, चाहे वो बाबा हों या भाई हों, और ना ही शादी के बाद रहें वो डिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंट हों, अच्छी तालीम लें, और एक औरत जितनी भी पढ़ी लिखी होती है तो इसी वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़े ताकि वो अपने घर को और अच्छे तरीके से लेके चल सके और वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका भी यही मोटिव था कि मेरी बेटी हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, तो इसलिए उन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ हाउसवाइफ मैं इंडिपेंडेंट हूँ और बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ। ओके, वेरी वेल। चलें, हमारे साथ एक और फीमेल स्टूडेंट कनेक्टेड है, मिस अमरीन जी। मिस अमरीन, आपका क्या कहना है? हाँ जी, आई थिंक नेट का आई इशू थिंक उनका जी। आई थिंक उनकी साइड नेट जी का इशू है। चलें, हम कनेक्ट करते हैं मिस्टर प्रकाश के साथ जी। मिस्टर प्रकाश, जो कि माशाल्लाह से एज अ स्टूडेंट है और स्टडी एज में हमारे साथ काम कर रहे हैं, कनेक्टेड है। मिस्टर प्रकाश, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। जी, अकॉर्डिंग टू मी मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इसलिए तालीम देते हैं ताकि वो अपना एंड उनके जो ना अपना एंड
माँ बाप का नाम रोशन करे, ठीक है। एंड उसके अलावा अपना जो फ्यूचर है, स्पेशली फ्यूचर के लिए करते हैं, जो अपना फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, क्योंकि पढ़ लिख कर आगे जॉब के लिए वो सोचते हैं, ठीक है, अच्छी जॉब करेगा, तो इस हवाले से फ्यूचर का जो है सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली राइट। हमारे साथ एक और फीमेल कनेक्टेड है जो कि बीइंग अ हाउस वाइफ साथ ही साथ जो है वो जॉब भी कर रहे हैं और माशाल्लाह टीचर है, ठीक है। तो मिस तैयबा सामी जी, आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, सर। वालेकुम सलाम जी। सर देखिए, ये वाकई हकीकत है कि सारे पेरेंट्स स्टार्ट से लेके जब तक हम बड़े होते हैं तब तक सिर्फ इसीलिए ही हम पर पैसा लगाते हैं या हमें अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमारी अच्छी तरबियत हो सके। और उसके साथ साथ जो है स्पेशली चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों पे ही इक्वल ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल का जो वक्त है उसके हिसाब से या पहले भी देखें तो लड़कियों को स्पेशली इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि वो एक उनकी इस हद तक अच्छी तरबियत हो कि वो आगे जब नेक्स्ट अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उस वक्त जो है वो अपने घर के साथ साथ अपनी फैमिली को लेके चलने के साथ साथ अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर सकें। और उसके साथ साथ जो है वो अगर मतलब इतनी बड़ी लिखी होती हैं कि वो जॉब कर लेती हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी अपनी गुजार सके। तकरीबन हर जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका जहन यही होता है कि हमारे बच्चे को आगे चलकर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो दरपेश ना आए, बल्कि जितनी ज्यादा वो तालीम हासिल करे उतना ही ज्यादा वो कामयाब भी होगा, आगे भी बढ़ेगा और किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे। सिर्फ यही सोच होती है और यही होता है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना करे। एग्जैक्टली राइट। चलें जी, माशाल्लाह बेहतर हो गया। तो इस टाइम हमें बहुत सारे लोग और भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स वो भी अपनी लाइफ में आज भले ही अगर वो एक हाउस वाइफ है या फिर एक जॉबियन है, वो भी अपनी एज में अपनी जो है वो लाइफ में एक स्टूडेंट रहे होंगे, उनके ऊपर भी पेरेंट्स ने खर्चा लगाया होगा। तो ऑफ कोर्स सबका रीजन एक ही होता है, ठीक है ना, कि हमारे पेरेंट्स इसी वजह से ही हमारे ऊपर पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं रियल लाइफ की कैलकुलेशन करने, ठीक है। तो अपने पास कॉपी पेन सब लोग अवेलेबल रखिएगा और हमें जितने लोग बाकी भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आप लोग भी जो है वो अपने पास कॉपी पेन अवेलेबल रखिएगा, साथ में हो सके तो मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन जरूर रखिएगा, ठीक है। तो आप अभी क्या कर रहे हो, कहां तक पढ़े हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये मैटर अभी नहीं करते, ठीक है। हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे शुरू वाले पॉइंट से, बचपन से, बिल्कुल चाइल्डहुड से हम शुरू करेंगे, नर्सरी से, ठीक है। नर्सरी टू 5 करेंगे तो बड़ा शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम करते हैं नर्सरी टू 10th, ठीक है। नर्सरी थ्रू 10 तक हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर कितना पैसा लगाया होगा। देखिए, हम यहाँ से 5 to 6 जो वो पर्सन कनेक्टेड हैं और हम डिफरेंट इलाकों से हैं, ठीक है। डिफरेंट थॉट्स वाले बंदे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बंदे बैठे हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स अपने जो हर किसी के इलाके में जो एजुकेशन की डिमांड है उस हिसाब से अलग अलग पैसा लगा होगा, ठीक है ना। अब आपको याद तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने कितना पैसा लगाया होगा, लेकिन अभी आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनके ऊपर पैसा लगा रहे हो, आप एज अ पेरेंट हो इस टाइम, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कितना पैसा लग रहा है। लेकिन अगर वो आप अभी जो है वो आपके बच्चे नहीं भी हैं, ठीक है, तो आपके छोटे बहन भाई होंगे, ठीक है, आपके रिलेटिव्स में कोई होगा, नेबर्स में कोई होगा जिनके ऊपर पैसा लग रहा होगा, आप देख चुके होंगे। तो अंदाजन हम इन चीजों को लेके चलेंगे। सबसे पहले नर्सरी टू 10 क्लास तक कितना पैसा लगता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, जिसका जो है वो बताएंगे वन बाय वन। शुरुआत करते हैं हम मिस्टर विकेश से। हाँ जी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो लाइक मेरी अगर क्योंकि 9th मैट्रिक क्लास में मैंने प्राइवेट सेंटर्स भी पढ़ता था, तो या फिर नॉर्मली क्योंकि अगर एग्जांपल की तौर बताना चाहूँ राउंड अबाउट, तो इतना तो लगा ही होगा कि ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख तो लगा ही लगा होगा मेरा नर्सरी से लेके अपना जो है, क्योंकि अभी भी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 7 to 8 लाख तो नॉर्मली इतना तो लगा ही होगा। चले आप अपनी तरफ से ना नॉर्मली मिनिमम आप ले लो, तकरीबन 6 लाख ले लो, 6 लाख ज्यादा नहीं, 6 लाख, ठीक है। अच्छा, आप जो कैलकुलेशन सब बता रहे हो ना, इस कैलकुलेशन में आपने आपकी जो प्राइवेट फीसेस वगैरह पे की है, आने जाने का खर्चा है, हॉस्टल का खर्चा वगैरह, ये मिला के जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पेरेंट्स देते हैं, हम कौन सा उस टाइम पे देते हैं। तो हमारे साथ एक और कैंडिडेट कनेक्टेड है, मिस यशल जोइब जी। मिस यशल जोइब, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना खर्चा लगाया था, मतलब कितना खर्चा किया था? ओके, तो सर मेरी स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट रही है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे एक अच्छे स्कूल की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके घर से दूर हो तो कन्वेंस का भी बहुत ज्यादा होता है। तो पहले मैंने हिफ्स किया था, देन मैंने स्कूलिंग करके अपना O लेवल कंप्लीट किया था। तो मेरा अगर कन्वेंस का मिलाते हैं और सारा कुछ मिलाते हैं तो आई थिंक सो 30+ लाख जाएगा, क्योंकि मेरा हिफ्स भी था और फिर स्कूलिंग भी था O लेवल। तो अगर हम एक अच्छे हाई फाई स्कूल की बात करें तो उसका
काफी ज्यादा जो है ना वो आपका कन्वेंस का भी बनता है और फीसेस भी ज्यादा होती हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा, 30 प्लस जाएगा। 30 lakhs प्लस। चलें ठीक हो गया, आप 30 लाख ही रखें, ठीक है, अपने पास लिख लें। हमारे साथ एक और कैंडिडेट कनेक्टेड हैं जो अभी स्टडी ही कर रहे हैं, मिस्टर प्रकाश जी। मिस्टर प्रकाश, आपके अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स ने कितना लगाया होगा आपके ऊपर? जी, मैं अपने खुद की बात करूं तो मिनिमम 1 लाख अराउंड इतना ही हो जाएगा। ओके। नर्सरी से लेकर तकरीबन 10वीं क्लास तक। अच्छा, नर्सरी टू 10 तक करीबन 1 लाख रुपीज। जी हाँ, इतना ही हो जाएगा। ओके, चलें ठीक क्योंकि हो गया। 1 to 8 क्लास तक मैंने गवर्नमेंट की थी, बाकी 2 साल मैंने प्राइवेट की थी, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा लग गया था। तो शायद आप कम बता रहे हैं। चलें ठीक है, आप अपने पास जो है वो लिख लें, तकरीबन 1 to 1.5 लाख रुपीज लिख लें। चलें, मिस तैयबा समी जो कि माशाल्लाह से इस टाइम टीचिंग कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ऑलमोस्ट इनको तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा इस चीज से रिलेटेड कि कितना ही पैसा लगता है। जी सर, मैं खुद जो मतलब स्टडी की है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। तो हम लाहौर एक बिग सिटी है और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं और मेरी स्कूलिंग सारी जितनी भी है ना, मैं खुद भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ। स्टार्ट से लेके मैट्रिक तक हमारा सारा प्राइवेट ही था और एक अच्छे लेवल का स्कूल था जहाँ की बहुत सी पोजीशंस वगैरह और हर चीज़ था ना। तो उसका मैं अगर राउंड अबाउट लगाऊं पर मतलब जो मेरे पे लगा, मेरे पेरेंट्स का कम से कम 7 से 8 या 9 लाख तो है, इतना तो लग गया होगा सिर्फ मैट्रिक तक, क्योंकि आने जाने का भी और उसके साथ जो हमारी स्टेशनरी बुक्स या उसके अलावा जो जितने भी हमारे होते हैं स्कूल के नोट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है जो कि हमें बनाना पड़ता है या फिर हमें कॉपी करवाना पड़ता था उस वक्त भी। और कवर भी जो है, जो बुक्स को करने या कॉपीज को करने, तो वो भी हमारे आम नहीं होते थे, वो स्कूल के ही तरफ से। और वो जो उनकी रैपरिंग होती थी लास्ट पे, जो हमारा प्लास्टिक कवर जिसे कहा जाता है, वो भी स्पेशल बनता था। और वो उस वक्त के हिसाब से एक कवर जो था ना, वो तब भी बहुत महंगा था। तो आप हर बुक्स वगैरह का हर चीज का हिसाब लगा रहे हैं, तो कम से कम मेरा 8 से 9 लाख तो कहीं नहीं गया जो मेरे पेरेंट्स का मेरे पे लगा है उस वक्त। और आज की बात करें, माशाल्लाह मैं अपने बच्चे भी पढ़ा रही हूँ, यहाँ खुद भी टीचिंग भी करती हूँ। तो यहाँ का अगर आप हिसाब रखा जाए तो एक बच्चे का, जो अभी मेरी रिसेंटली बेटी ने भी मैट्रिक किया है, ये भी प्राइवेट स्कूल है, और यहाँ से कम जो अब लग रहा है वो कम से कम आपका 15 से 20 लाख रुपया एक बच्चे पे लग जाता है, सिर्फ मैट्रिक तक। ठीक है, जो आम सा आप करो, अगर किसी बड़े लेवल पर चले जाओ फिर तो वो आपका समझे कि 40-50 कहीं नहीं है। एग्जैक्टली राइट। चलें जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, ठीक है ना, कि पहले कितना लगता था और अब कितना लग रहा है, ठीक है। यानी एजुकेशन के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप एक ग्रोथ तो देख रहे हो कि एजुकेशन के अंदर पैसा ज्यादा लगता जा रहा है, लेकिन आप इस मीटिंग के साथ अगर एंड तक जुड़े रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो पैसा लग तो रहा है लेकिन उसका रिकवर कुछ नहीं हो रहा, उसका बाकायदा से यहाँ पे पता चलने वाला है। देखें, अब मैट्रिक तक तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, अब हम बढ़ते हैं +1 +2 की तरफ। हमारे यहाँ +1 और +2 बोला जाता है, आपके यहाँ FSC बोला जाता होगा, ठीक है, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोला जाता होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर या इंटर भी बोला जाता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी कि +1 और +2 FSC पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर इन 2 सालों में कितना खर्चा लगता है, इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितने भी बैठे हो आप सबने +1 +2 करके रखा है, ठीक है। तो आपको अगर अपने टाइम का याद नहीं भी है ना, तो भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। जी मिस्टर विकेश, आपके अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स ने +1 और +2 के ऊपर कितना लगाया था? हाँ जी, अगर मैं अपनी बात करूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर मैंने सारा प्राइवेट ही करा है और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं बिलोंग भी थरपारकर से करता हूँ, तो मेरे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुए, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट करा है तो मेरे ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख तो मेरे फर्स्ट ईयर और इंटर में लगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी करी है मेडिकल के हिसाब से, एंड सो मेनी एक्सपेंसिव प्राइवेट कोचिंग्स ली, उसके बाद कॉलेज के एंड आने जाने के सो मेनी एक्सपेंसिव थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक राउंड अबाउट बताऊँ तो मेरा जो है 5 to 6 लाख तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर और इंटर में मेरा लगा ही लगा है। चलें, करीबन हम इसको 5 लाख रुपीज लेके चलते हैं। आपने नर्सरी टू 10 तक तकरीबन 6 लाख रुपीज लिखा है और 5 लाख रुपीज ये अगर मिलाओ तो करीबन 11 से 12 लाख रुपए बन जाता है। चलें, इसको एक साइड पे लिख लें। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट है मिस यशल दोइब जी। मिस यशल दोइब, आपके पेरेंट्स ने +1 और +2 पे कितना खर्चा लगाया था? सर मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम से किया था, तो मैंने अपना A लेवल डन किया था, तो ऑलमोस्ट मेरा लगा होगा मतलब सॉरी नॉट मेरा, मम्मा पापा का, पेरेंट्स का ऑलमोस्ट 12 to around 15।
12 क्योंकि to कैमरे around सिस्टम 15। थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बनस्बत क्या कहते हैं, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को लें हम्म। ए लेवल्स। ओके चलें ठीक हो गया। तो यानी आपके पेरेंट्स ने तकरीबन जो है वो 12 से 15 लाख रुपए लगाए और ऑलरेडी आपने 30 लाख रुपए लिखे हैं, तो इसको राउंड फिगर आप ले लो 12 लाख ही ले लो, ठीक है। तो ये हो गए करीबन 42 लाख रुपीस। चलें इसको लिख लें एक साइड पे। जी मिस्टर विकेश, सॉरी मिस्टर प्रकाश। जी मैं अपनी बात करूं तो बोर्ड के फीसेस वगैरह लगा के तकरीबन हम लगा लेते हैं 1 लाख प्लस हो जाता है। चलें 1 लाख प्लस। अच्छा यहाँ पे आपने पहले 1 लाख लिखा है, 1 लाख ये तकरीबन 2 लाख रुपीस आप लिख लो, ठीक है ओके। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं मिस तैयबा समी की तरफ। जी मिस तैयबा। सर मेरा पेरेंट्स का कम से कम 5 लाख इतना लग गया होगा, क्योंकि कन्वेंस भी कॉलेज ज्यादा दूर हो जाते हैं और उनकी कन्वेंस के भी बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर बुक्स वगैरह हर चीज का लगा लें आप सब मिला के तो 5 तो कम से कम लगा। एग्जैक्टली राइट। यानी +1 और +2 के अंदर आपकी साइड 5 लाख रुपीस रखा है, तकरीबन आपका भी टोटल 12 से 13 लाख रुपीस बन रहा होगा, ठीक है। चले आप इसको भी साइड से लिख लें। अब ये आप लोगों के टाइम पे लगा है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और इंक्रीज हो भी रहा है, ठीक है, डे बाय डे हो रहा है। यानी अगेन से अगर हम देखें नर्सरी टू 10th में भाई इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है और +1 और +2 में भी ग्रोथ हो रही है, किसमें, इन्वेस्टमेंट में। चलिए हम आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, आगे देखते हैं कि भाई रिकवर कितना हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। लाइफ से इतना हमारे पेरेंट्स ने लगाया तो है, रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं उस चीज के ऊपर बात करते हैं। अब +1 और +2 के बाद हर बंदा बैचलर करता है, ठीक है। तो बैचलर 4 मंथ का भी होता है, कोई डिप्लोमा 4 इयर्स का होता है, कोई डिप्लोमा कर रहा होता है तो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, तो डिफरेंट चीजों के ऊपर उन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर विकेश, आप करंटली अभी बैचलर कर रहे हो, ऑलमोस्ट आपका बैचलर डन होने वाला है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स ने बैचलर के ऊपर जो है वो आपका शुरुआत से पैसा लगाया होगा, अभी आप लगा रहे हो ये बात अलग है, ठीक है ना, ठीक है। वो आपका पैसा आ रहा है, आप लगा रहे हो, इस बात को अलग से रखिएगा। लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल भी कमा नहीं रहा, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के पैसों के ऊपर जो है वो स्टडी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट कितना खर्चा आता है? ओके जी, वेल बात करूं तो अभी मेरा बैचलर में मेरा 3rd ईयर चल रहा है, मैं मेडिकल में कर रहा हूं बीएस फिजियोलॉजी में। तो ऑलमोस्ट क्योंकि अभी तो चले स्टार्टिंग में मैं अपनी बात करूं तो मुझे पेरेंट्स देते थे जब मैं यहाँ पर काम नहीं करता था, लेकिन राइट नाउ तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो बैचलर की डिग्री जो 4 ईयर की कंप्लीट करने के लिए, जिसको हम बीएस बोलते हैं, 4 ईयर की आती है, उसको कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसिव की बात करूँ तो 20 to 25 लाख तो मजे वाले लग जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही पर्सनली एक्सपेंसिव मिला के अगर बात करें, किसी की कन्वेंस हो गई, उसके बाद जो रहने की सो मेनी एक्सपेंसिव मिलाऊं तो फिर तो 30 प्लस हो जाता है। लेकिन नॉर्मल एवरेज बात करूं तो 20 to 25 लाख तो नॉर्मली 4 ईयर में ये तो लग ही जाते हैं और हर किसी के लग जाते हैं। एग्जैक्टली चलिए आप 25 लाख रुपीस को अलग से रख लें। 12 से 13 लाख आपने ऑलरेडी लगाए आपके पेरेंट्स ने और 25 लाख ये हो गए, करीबन आप भी 40 के करीब पहुंच रहे हो, ठीक है। चलिए मिस्टर प्रकाश की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर प्रकाश, आपने 2nd ईयर फाइनल करने के बाद जो वो डिप्लोमा किया हुआ है डिस्पेंसरी में, ठीक है ना, तो डिप्लोमा के ऊपर 1 साल जो आपने 2 साल का किया है या जितना भी हुआ है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा लगा है आपके पेरेंट्स का? जी मैंने तो रिसेंटली किया हुआ है ओटी टेक्नीशियन मेडिकल में, ठीक है। तो अभी मैंने कोई फीसेस वगैरह दी नहीं है, लेकिन इसका जो टोटल खर्चा बनता है 50,000 टोटल बन जाता है, क्योंकि इसके पेपर्स होते हैं, एनरोलमेंट वगैरह होती हैं, तो 50,000 टोटल बन जाता है तकरीबन, आप लगा लें। ओके 50,000 करीबन, आप इसको भी लिख लो साइड में, तकरीबन ये आपका भी 2.5 से 3 लाख रुपए लग गया है, ठीक है। चले मिस यशल दोब की तरफ मूव करते हैं। जी मिस यशल दोब, आपने आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू की है? नहीं सर, ड्यू टू मैरिज शादी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपना O लेवल और A लेवल कंप्लीट किया। बट आफ्टर मैरिज मैंने काफी सारे शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, जिसके अंदर से सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी मैंने किया है। ये सारे मैंने पेड कोर्सेज किए हैं। अभी तो हम लोग यूट्यूब से कर रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस के थ्रू हम लोग काफी सारे कोर्सेज कर रहे हैं, बट मैं पेड कोर्सेज भी ऑलरेडी काफी सारे कर चुकी हूँ। सो वो भी मैंने काफी एक्सपेंसिव किया। अभी रिसेंटली ही एक Amazon का मैंने पेड कोर्स किया था, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट मैंने 35,000 रुपीज पे करी है।
ओके ओके ओके, चलें ठीक हो गया। यानी आपने अपनी स्टडी के बाद भी जो है वो बहुत सारे कोर्सेज वगैरह बाय भी किए हैं, उनके ऊपर हाँ, काम भी बहुत किया सारे है। कोर्सेज हैं। हम्म या ऑलमोस्ट एक कोर्स की भी अगर हम ले लें ना, छोटे से कोर्स की भी लेने हैं, तो उसकी फीस जो है वो 15,000 टू 20,000 इन्हीं तक की होती है, इससे कम की कोई भी फीस नहीं होती है। एग्जैक्टली मैंने काफी सारे एग्जैक्टली शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होता है। 20,000 30,000 से तो ऑलमोस्ट अब वही होती हैं सारी अमाउंट्स। चलें ठीक हो गया, चलें इसको भी एग्जैक्टली इंक्लूड सर। करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी पैसा जो है वो मतलब शोहर का लगता है, या फिर अगर पेरेंट्स से भी आ रहा होता है फॉर एग्जांपल, तो पैसा तो उन्हीं का ही लग रहा होता है। ठीक है, चलें अब मिस तैयबा की तरफ मूव करते हैं जी। मिस तैयबा, आपने +1 और +2 के आगे बैचलर किया, ठीक है, तो बैचलर आपने किस फील्ड में किया है और कब किया था? सर मैंने ग्रेजुएट किया था 2004-5 में किया था मैंने तो। और ये कि उस वक्त मैक्सिमम 3 मेरे लग गए थे। साइकोलॉजी में था मेरा, और हमारा जो पेरेंट्स का मेरा लगा था वो कम से कम 3 लाख मेरा लग गया था। हर चीज का मिला मिलू के। 3 लाख, चलें जी ठीक है, आप इसको भी लिख लें, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप भी 20 तक जो है वो पहुंच चुके हो, ठीक है। अच्छा, बैचलर के बाद मास्टर, मिस साहिबा आपने मास्टर किया हुआ है? जी जी सर, मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, और मास्टर्स मेरा उर्दू में है, और वो मेरा यूनिवर्सिटी से हुआ था। और आपको पता है सेमेस्टर्स होते हैं, और उसमें मेरा काफी लगा था पैसे। कम से कम उनको भी कर लें तो 5-6 लाख, 6 लाख कम से कम उस वक्त लगा था मेरा। 5 ये, और ये आपने 2 इयर्स में कंप्लीट किया था, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा फिर मैंने कुछ ज्यादा नहीं, 1-2 कोर्स मैंने किए थे। लाइब्रेरियन का किया था, और उसके अलावा मैंने किया था ये क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटर का सारा ना, जो कि MS वगैरह का सारा होता है ना, ऑफिशियल जो होता है, वो सारा किया था। उसमें जो मेरे कंप्यूटर का था उसमें कम से कम मेरे 10 से 15 हजार रुपया था, जो मैंने फीस उसकी पे की थी सिर्फ 3 महीनों की। और उसके बाद जो है जो मेरा ये हुआ था लाइब्रेरियन का, इसमें भी कम से कम मेरी इतना ही लग गया था। ओके, चलें जी, बेहतर हो गया। चलें ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गई कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन सबकी सबकी अपने पास है, इसको एक बार जो है वो माइंड में बिठा लें कि कितनी कितनी कैलकुलेशन हुई है और आज तक कितना पैसा लगा है। अभी आगे भी जाना है, ठीक है, आगे बहुत आगे जाना है। अभी और भी स्टडी बहुत सारी पड़ी हुई है, स्टडी कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। पैसा लगाते जाओगे, ये आप अपने टाइम का बता रहे हो, ठीक है। आज और ज्यादा अमाउंट है, आने वाले टाइम में और ज्यादा इन्वेस्ट होगा, लेकिन आज क्या हालात हैं कि हम रिकवर कैसे करें, और आने वाले टाइम में क्या हालात होने वाले हैं कि हम रिकवर कैसे करें, ठीक है ना। अब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंटली जो सिचुएशंस चल रही हैं। देखिए, हम लोग माशाल्लाह से पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टडी के बदले हमें क्या मिलता है, ठीक है, या स्टडी हमने जितनी भी की होती है उसके बावजूद भी हम किस काबिल पहुंचते हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आप सबके रिव्यूज़ लेना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। आप भले ही उस लेवल तक ना पहुंचे हो, आप में से 2-3 लोग पहुंचे हैं, बाकी नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते उसी में से ही है, ठीक है ना। उस आप बीच में गिव अप कर दोगे, अपने बिजनेस को संभालोगे, ये चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा नॉर्मल स्टूडेंट है जो अपने पेरेंट्स के ऊपर कहने के ऊपर चल रहा है, तो वो कहाँ तक पहुंचेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा आने वाले टाइम में, या आज के टाइम में क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है कि रिकवर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे मिस्टर विकेश से। जी मिस्टर विकेश, पहले तो ये बताइएगा टोटल खर्चा कितना लगा, फिर ये बताइएगा अब अगर कोई नॉर्मल, आप अपनी बात छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह से आप अभी तो बिजनेस की साइड हैं, चलें ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो उसका क्या फीचर होगा फिर? ओके वेल, अभी मैंने जो अपनी कैलकुलेशन करी है, क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, मेरा 3rd ईयर चला है, तो राइट नाउ मैं लाइक जो लगा चुका हूँ, जो राउंडिंग अबाउट जो मेरे पेरेंट्स लगा चुके हैं और अभी ग्रेजुएशन के साथ मैं लगा चुका हूँ, वो ऑलमोस्ट 40 लाख प्लस बन चुके हैं। एंड अभी आगे मास्टर में भी लगने हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं है मास्टर करने का, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से मैं इतना कमा रहा हूँ, तो अच्छे से मैं जो यहाँ पर 40 लाख लगाए हैं, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर वो मैंने रिकवर करने ऑलमोस्ट आधे कर लिए। बट अगर बात करूँ एक एवरेज पर्सन की, जो हर कोई कर रहा है, तो ये तो रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बात करें ग्रेजुएशन के बाद एक पर्सन है जो मास्टर करता है या PhD करता है और साइड बेस पे कोई जॉब कर रहा है, और अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की, उसमें अगर हम बात करें जॉब की, तो एक एवरेज ग्रेजुएट पर्सन को कोई, क्योंकि गवर्नमेंट में तो जॉब्स बिल्कुल ही रेयर केस में मिल रही है, जितने भी पर्सन है वो ग्रेजुएट, मास्टर, PhD होल्डर, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जॉब करे, तो वहाँ की जो हमारी एवरेज सैलरी है यही कोई 40,000 या 45, बड़ी मुश्किल से किसी मास्टर होल्डर पर्सन को 50,000 सैलरी मिले, लेकिन नहीं मिल रही है। तो उस 50,000 के हिसाब से अगर बात करें तो मुझे तो लगता है काफी सारा साल लग जाएंगे इसको रिकवर करने में, अब तो ड्रीम्स और अपने ख्वाब पूरे करने तो
बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो आई थॉट कि मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना जल्दी वो रिकवर हो पाए उस पर्सन के। बाकी हर किसी की वो कहते हैं कभी कभार इंसान की लक भी साथ देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये चीज है, इस तरह बन रहा है। एग्जैक्टली राइट। देखिए बचपन में अगर हम छोटी सी गाड़ी देखते हैं ना तो हमारे सपने जाग उठते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रो करने लगते हैं तो इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों की जो बातें हैं, ठीक है ना, वो फिर हमारे ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपने ड्रीम्स बड़े मुश्किल लगते हैं, उनको अचीव करना बड़ा जो है वो हमें हमें लगता है कि वो हमसे बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम टीचिंग फील्ड में देखें तो टीचिंग फील्ड के साथ कनेक्टेड है मिस तैयबा सामी। आपको क्या लगता है, आपके क्या ख्यालात है इस हवाले से? सर आजकल का जो है हम अगर देखें जो ये अब वक्त जा रहा है इसमें आपको जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। स्पेशली गवर्नमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा चले यही होता है ना कि गवर्नमेंट में अगर आपकी सैलरी कम भी है लेकिन फिर भी होता है कि चले जी आपको बाद के को तो थोड़े से कोई फायदे मिल जाएंगे। अब जो बाद के फायदों का है ना, आप अगर उस पर भी बात करें तो अब वो बाद के फायदे भी रहने दें, क्योंकि अब तो वो सोच जो है कुछ और ही हो रही है। यानी कि अब जो आपको बेनिफिट्स पहले नजर आते थे गवर्नमेंट की जॉब्स में, वो बेनिफिट नहीं है। पहली बात तो ये कि मिलती नहीं है, और अगर मिल जाए तो जो जिनके पास मौजूद है आप उनका अगर हाल सुने तो आप कहें कि फिर बेहतर है कि हम ना करें। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है अगर यहाँ पर आप देखें कि साल के बाद अगर कहा जाए कि भाई इतने परसेंट 35%, आम तौर पर 35% होता है, क्योंकि मैं बीइंग अ हाउस वाइफ, मेरे अपने हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा मेरी मदर की भी गवर्नमेंट जॉब थी, और बहुत से हैं मेरे इर्द गिर्द जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन क्या है कि जो हमें सुनने को मिलता है 35%, आम जो अवाम है वो समझेगी 35% जो है वो बढ़ गई, पता नहीं कितनी बढ़ गई है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक गवर्नमेंट जॉब में जो पूरा साल देता है, गर्मियों में जलता भी है, सर्दियों में ठरता भी है, और उसके बाद जो उसको मिलता है 35% बजट में से, तो वो उसकी सैलरी की जो बेसिक है उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसके पास आता है 2 से 2,500 3,000 रुपया, जो कि पूरे साल की मेहनत करने के बाद उसको बोनस लगता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि भाई जॉब्स का क्या है, तो जॉब्स आपको जो अगर गवर्नमेंट में भी दी जा रही है ना, तो वो जो इंटर्नशिप पे आ रही है वो है, और इंटर्नशिप को भी 30-35 से अबव नहीं मिल रही। ठीक है, 30-35 से अबव उसको नहीं मिलता, हद 40 चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा। ठीक, यहाँ पर बेसिकली टीचिंग के साथ अगर आप देखते हैं तो टीचिंग जो है वो लड़कियों के लिए स्पेशली कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि भाई बच्चियों के लिए ये एक सेफ जो है ना वो है प्रोफेशन, लेकिन इसलिए ये टीचिंग करनी चाहिए। लेकिन टीचिंग में अब स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो जो इंटर्नशिप पे है उनको 35-40 से ज्यादा नहीं मिलेगा, और जो इंटर्नशिप पे जाता है उसको जो एजुकेटर्स की तरफ से आती हैं या मुख्तलिफ और जो आती हैं ग्रुप्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं, उनमें सिर्फ 1 साल का दिया जाता है, कईयों का सिर्फ 9 महीने का होता है, कईयों का सिर्फ 1 साल का जाता है, और 1 साल के बाद उन्हें उस जॉब से निकाल दिया जाता है। दोबारा आती हैं और फिर दोबारा दूसरों को लिया जाता है। उनको उनमें से शाज ही होता है कि शायद ही कोई 2 या 4 ऐसी टीचर्स हों जिनको रख लिया जाए, अदरवाइज उनको फारिग कर दिया जाता है और दोबारा से नए सिरे से भर्ती की जाती है। ठीक, अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर में अगर देख लें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको, चाहे आप मास्टर्स कर चुके हैं, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ चुके हैं, आपको जो है वो हद जो स्टार्ट है ना ग्रेजुएट की, जो आम प्राइवेट स्कूल है वो ग्रेजुएशन किए हुए टीचर को, लड़की को सिर्फ और सिर्फ अगर पे कर रहा है तो 15,000 से शुरू करता है, 12 से 15,000 से शुरू करके, और फिर कहीं जाके रुलते खुलते उसकी कोई 1,000 2,000 करके इतना बढ़ती है, इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ती है। ठीक है, मैं अगर अपनी यहाँ मिसाल दूं तो मैंने आज से यहाँ से 10 साल पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी। तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट की थी मास्टर्स लेवल की थी मैं, लेकिन चले मेरा एक जहाँ मेरी मतलब शादी हुई वो एक थोड़ा सा छोटा सा एक टाउन है, लेकिन यहाँ का जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे 7,000 रुपया पहला जो मेरा थी ना सैलरी स्टार्ट हुई थी, और 10 साल तक मैं मेहनत करती रही हूँ, और आज मैं 25,000 ले रही हूँ, सिर्फ 25,000। तो मैं समझती हूँ कि फिर
हमारे बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। हमारे बच्चों को कहा जाता है जॉब की तरफ नहीं, बल्कि अब अगर ये जो एरा जा रहा है या ये जो अब दौर जा रहा है, इसमें हमें अपने बच्चों को ये चीज सिखानी होगी कि चाहे छोटा सा ही सही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, वो आपको 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगा, बनिस्बत इसके कि आप ये जॉब्स की तरफ जाए। जॉब्स में इस वक्त बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको नहीं जॉब्स मिल रही, जो मिल रही हैं, जो कहते हैं ना भाई जॉब मिल जाती हैं, ज्यादातर सिफारिशें हैं। आप हमसे पूछें, जो सिफारिशें भी हैं वो 2-2 3-3 4-4 लाख रुपया, कई दफा इससे ज्यादा रुपया वो रिश्वत मांगते हैं कि ये सिफारिश आपकी इतना पैसा लगा ले तो फिर होगी। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, उन्हें अगर अपने किसी एक भी काम के लिए कोई स्पेशल काम ट्रांसफर करवानी है, किसी और जगह का कुछ करवाना है, कोई फॉर्म्स वगैरह इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट का बहुत काम होता है, तो वो अगर उन्हें करवाना होता था ना, तो वहां के क्लर्क को भी उन्हें रिश्वत देने के बाद यानी कि पैसा देना पड़ता था कि भाई मेरा ये काम कर दें तो फिर होता है। तो यहाँ पर हर जगह यही है, आपको जॉब्स लेनी है तो आपको लाखों लगाने पड़ेंगे। पहले आप पढ़ाई पे लगवाएं, फिर उसके बाद आप अपने जॉब के लिए जो है ना वो दर की ठोकरें खाएं, और उसके बाद जो है वो आपको अगर कहीं गवर्नमेंट लेनी है या कहीं पे भी लेनी है, सिफारिशें करें, सिफारिशें करवाने के बाद कई लाख लगाएं, फिर आपको जॉब मिलती है। सर ये एक बिटर रियलिटी है इस वक्त। एग्जैक्टली आज तो आपने क्या कहते हैं कि वक्त का एक आईना दिखा दिया। चलें जी, बेहतर हो गया, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ और नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हम अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ ऑफ कोर्स मूव कर रहे हैं, तो हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और सवाल ये है कि फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी हकीकत है, ये फैक्ट है कि जिस चीज़ का ट्रेंड है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, फ्यूचर मतलब आप समझ लो कि अभी 2026 से स्टार्ट ही है, ठीक है ना, ये चीज़ किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है और लोगों को किस चीज़ की तरफ ज़्यादा मूव करना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे मिस यशल जोएब से। जी सर, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। मैंने हमेशा से ऑनलाइन को ही चूज़ किया है। मैं ऑनलाइन का मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12 से 13 साल का, लेकिन एक डिफरेंट स्किल के ऊपर है। पहले में जिस तरह हमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमने एजुकेशन अपनी पूरी करनी, जिस तरह मिस तैयबा ने एक बहुत ही अमेजिंग रियलिटी को बयान किया है, बहुत ही डीप में। पहले यही होता था कि एजुकेशन आपने कंप्लीट करनी, देन आपने जॉब्स करनी, और जॉब्स की रियलिटी हमारे सामने है। बट अब डिजिटल ऑरा है कि हमने डिजिटली इतनी तेजी से स्विच हो गया, और आने वाले कुछ सालों में ये इतनी और स्पीड से चेंज होगा कि आपकी सोच है। तो अभी भी बहुत शॉर्ट टाइम अगर हम सर्च करें, चैट जीपीटी के थ्रू पूछें या गूगल पे रिसर्च करें, तो 2030 के बाद जो है वो इससे भी बड़ा डिजास्टर होगा कि अभी तक जो लोग ऑनलाइन की तरफ मूव ऑन नहीं हुए, वो आने वाले 5 सालों में उनकी तबाही है। और जो इस टाइम पे ऑनलाइन का डिसीजन ले लेंगे, ऑनलाइन में स्किल्स को सीख लेंगे, उन पे महारत हासिल कर लेंगे, अपनी कमांड कर लेंगे, तो वो जो है वो आने वाले टाइम में सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज आफ्टर कुछ सालों बाद जो है वो इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि आपकी सोच है कि आप कुछ कमाने के काबिल बन जाएं, क्योंकि जितनी तेजी से इंटरनेट बढ़ रहा है, जितनी तेजी से एआई आ रहा है, और इतने डिफरेंट स्किल्सेस आ रहे हैं, तो आपने ये सारे स्किल्सेस को सीखना है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट टाइम है ऑनलाइन की तरफ आने का और इस पे अबूर हासिल करने का। एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ बड़े एनर्जेटिक लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, और जैसा कि मिस यशल जोएब ने बयान किया, ये चीज़ बताई कि भाई डिजिटल हो रहा है और इससे रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं जो सीखने चाहिए, ठीक है, लेकिन डिजिटल स्किल्स में भी बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टर विकेश, आपके आइडियाज़ के मुताबिक अभी हमें बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो विकेश मिस्टर, आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से 2 से 3 मेजर स्किल्स हैं जिनको सीखने से आज अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी एजुकेशन के अखराजात उठा सकेगा आराम से बिना डिस्टर्ब किए एजुकेशन को, अगर कोई जॉबियन है तो वो अपनी जॉब के साथ साथ साइड इनकम जनरेट कर लेगा, अगर कोई हाउसवाइफ है लेकिन ऐसी जिनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है और हालांकि उनके पास बहुत अच्छी खासी एजुकेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन बाहर जाने की परमिशन ना होने की वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो घर बैठे उनको ऐसी कौन सी स्किल्स सीखने चाहिए जिससे वो एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकें? 2 से 3 स्किल्स आपके अकॉर्डिंग।
ओके वेल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिजिटल इरा ये बहुत बड़ी, ये एक डिजिटल फील्ड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर डिफरेंट स्किल्स आती है और उनमें से कुछ स्किल्स को मैंने भी खुद ने भी जो जिनके ऊपर काम करा, इम्प्लीमेंट करा, लेकिन उन स्किल्स ने मुझे जस्ट नाम की स्किल रही, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली जो मैं फ्यूचर सोच के आया था, क्योंकि बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो स्टार्टिंग मेरी जो हुई है वो मेरी फ्रीलांसिंग करियर से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रोफेशनली ए फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ मैं, लेकिन 2021 से मैंने ग्राफिक्स फील्ड को, फ्रीलांसिंग फील्ड को क्विट कर लिया। उसका रीजन ये था कि फ्रीलांसिंग में स्पेशली जो ग्राफिक्स एंड वर्डप्रेस के जो काम है, इसमें इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई है। बीइंग एज ए पाकिस्तानी, यहाँ पर हर कोई बंदा यार एक घर में छोड़ के दूसरे में फ्रीलांसर, तो कंपटीशन इतनी ज्यादा होने की वजह से वो चीज ही नहीं बची है। तो उस वजह से मैंने इस फील्ड को क्विट करा है। मेरी उसके बाद काफी ज्यादा 1 साल रिसर्च के बाद मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, तो मेरी उस रिसर्च में मुझे एक चीज मिली, जो मिली कि डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसी लाइक समझ ले स्किल है, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप जितना चाहें अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। जिसमें आप सेल्स एंड मार्केटिंग का मकसद ये नहीं कि जो मार्केट में आम सेल्समैन घूम फिर रहे वो नहीं, बल्कि वो प्रोफेशनल सेल्स जिसमें, जिसे हम बात करें ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेल एंड उसके साथ साथ हम बात करें नेटवर्किंग, क्योंकि ये 3 चीजें ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप खुद को, अपने फ्यूचर को सेफ बना सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सेल्स एंड मार्केटिंग ये ऐसी फील्ड है, ऐसा प्रोफेशन है, जब तक इस दुनिया में लोग हैं तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा और इस बिजनेस के थ्रू लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है। और मैंने इस चीज को खुद से रिलेट करा और मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग फील्ड को क्विट करके सेल्स एंड मार्केटिंग में आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ के अंदर वो सक्सेस जो चीजें हैं वो उनको स्लोली अचीव भी कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो लोग हैं, जो मेंटोर हैं, जो मुझे गाइड करें, जिन्होंने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट करी, वो भी अचीव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेफ एंड सिक्योर फील्ड है जो कि डायरेक्ट सेल, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मी यही। एग्जैक्टली चलें, बेहतर हो गया। तो इस टाइम हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, ठीक है, कोई +1 का है, +2 का है, कोई बैचलर भी कर रहा है। तो हमारे साथ कनेक्टेड भी है मिस्टर प्रकाश, जो कि स्टडी एज में हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हमारे साथ माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो मिस्टर प्रकाश, अभी जो हमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और स्टडी डिस्टर्ब किए बगैर वो कुछ ऐसा काम करें जिससे वो अपने पेरेंट्स का प्राउड बन सकें, जिससे वो अपने पेरेंट्स को कुछ पैसा गिफ्टिंग कर सकें और अपनी तालीम के अखराजात खुद उठा सकें। तो फिर आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जी भाई, देखिए सिंपल बात है, ठीक है। अगर स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम में फ्री बैठे हुए हैं, तो सिंपल अपने सिटी में कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स की बात करें तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिजिकल भी कर सकते हैं। जिनके पास फिजिकल है तो वो फिजिकल भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास है तो ई कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है, एंड उसके अलावा यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया। इसमें भी बहुत बड़ा जो है ना बेनिफिट है आजकल। तो यूट्यूब पे भी जो है ना वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इसमें भी उनका जो ना फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ये चीज़ है कि स्टार्टिंग में इसमें जो ना बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें जो ना अपना पार्ट टाइम में जो कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। अब देखिए, हमें ट्रेंड की तरफ मूव करना है, ठीक है, और आज अगर हम बात करें किसी भी फील्ड की तो कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हम मेडिकल की फील्ड की बात करते हैं तो डेली बेस पे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 18 साल के बनते हैं, डेली बेस पे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मरते हैं, डेली बेस पे हज़ारों लोग हैं जो पैदा होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से डेली बेस पे हर चीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कंपटीशन बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग की बात करें, कॉमर्स की, लॉ की, मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो फिर उनके अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक वाहिद ये इंडस्ट्री सेल्स एंड मार्केटिंग की है जिसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन अभी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करूं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज तो माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में
मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कंपटीशन नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पास ये बेहतरीन सा ऑप्शन है कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम अभी से बना लें, क्योंकि अगर उन्होंने अपना नाम अभी बना लिया तो आने वाले 4-5 सालों में वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे और हज़ारों लाखों लोगों को टीच एंड ट्रेन कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ एक ऐसी भी फीमेल कनेक्टेड है, मास्टर की डिग्री होने के बाद भी, ठीक है ना, 7,000 से अपनी जॉब की स्टार्टिंग की थी। तो आप समझ सकते हो उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था स्टडी में जितना आज है। मैंने शुरू में एक चीज बताई थी, डेली बेस पे हर मिनट हर सेकंड स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, हमारा डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि स्टडी चीज गलत है या जॉब करना गलत है, नहीं, हम किसी चीज को जो है वो क्या कहते हैं कि बुरा भला नहीं कह रहे। ठीक है, हम एक रियलिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये कि हर एक मिनट हर एक सेकंड पे स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा होता जा रहा है, और जब इन्वेस्ट ज्यादा होता जा रहा है तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और जब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो जॉब्स की कमी हमें नजर आती जा रही है। और अगर इस चीज को रियलिटी में अगर हम समझें या इस चीज को हम देखें कि भाई क्या ये चीज वाकई है, तो हम इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि गूगल वो वाहिद जरिया है जो सारी की सारी रियलिटी हमारी आंखों के सामने लाता है। ठीक है, तो हम अपने सेशन की एंडिंग में कुछ अपने जो बहन भाई हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो हमें सुन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपसे कुछ सजेशन लेना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस यशल जोएब जी, आप हमारे जो ऑडियंस है, हमें जो सुन रही है इस टाइम, ठीक है, हमारी बहन है, भाई हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से? सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, वो कंप्लीट करें। बट अब इस चीज को इमेजिन करें माइंड में कि आगे जाके किस चीज का दौर है, ठीक है, दुनिया कहाँ जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोफेशन को चूज करें और ऑनलाइन की तरफ बढ़ें और इस पे रिसर्च करें कि आने वाले टाइम में आपको किस चीज में स्कोप मिलेगा। जहां पे आपको स्कोप मिल रहा हो वहां पे आप जाएं, क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज के साथ साथ कुछ नहीं करना, ये स्टडीज भी करना, साथ साथ आपने एक्सपीरियंस भी लेना है स्किल्स के थ्रू। तो मेरी सजेशन यही है कि दोनों चीजों को इक्वल रख के चलेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगी और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगी फ्यूचर में। अगर सिर्फ स्टडीज पर फोकस करके रखते हैं जो पुराने दौर में चला आता, अगर आप उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आगे जाके जितना स्पीडी से दौर बढ़ रहा है, एआई आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे स्किल्स को देखें जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। इसमें अगर आप रिसर्च करेंगे तो सर्टिफिकेशन जिस तरह का कि टॉप ट्रेंडिंग पे है हमारे पास इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग, और आप अगर रिसर्च करें तो आपको आने वाले 5 सालों में इसका बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। और इस टाइम पे हमारी मार्केट में जो है वो कंपटीशन नहीं है इस फील्ड में, तो आप इस फील्ड में अपनी जगह जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। एग्जैक्टली राइट, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो आपने सजेशन दिया है सबके लिए। जी मिस तैयबा, आपका क्या कहना है? आप हमारी ऑडियंस जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं, हमारे बहन भाई जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहूंगी कि देखें एजुकेशन तो वाकई ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी आप अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे। पढ़ाई तो सबसे पहले है, स्टडी तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो हमें एक शऊर देती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वाकई ही जो आजकल का दौर जा रहा है, इसमें अगर हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें इस जो ऑनलाइन वर्क है उसकी तरफ मूव करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो है, एक तो ये कि एजुकेशन दी जा रही है लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंशियल जो है ना वो एजुकेशन पे काम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन है ना उसको जो है सीखना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसके साथ ऑनलाइन वर्क की तरफ मस्ट आना चाहिए। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसका एक बेहतरीन जो सबसे बात है वो ये है कि यहाँ पर आप घर बैठे काम कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि इसमें आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो तभी आप कर सकेंगे। यहाँ पर जो ये टाइम जा रहा है हमारा, और ये जो 2030 या इससे ऊपर का आप कर लें तो तब तक इसके अंदर जो स्कोप काफी है। सेकेंडली ये है कि यहाँ पर आप अपनी बहुत आसानी से जगह बना सकते हैं। मेहनत शर्त है लेकिन उसके साथ साथ आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप चाहे जितने मर्जी हाई एजुकेटेड हो या आपने बहुत कम एजुकेटेड यानी एजुकेशन रखी हो, आपकी बहुत ज्यादा एजुकेशन ना हो, तब भी आप यहाँ पर जो है कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें जो है इतना पढ़ना लिखना
नहीं आता, लेकिन वो एक बहुत बड़े लेवल पर काम भी कर रहे हैं और जो है बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरफ आना चाहिए और इसको सीखना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा अर्न कर सकें और अच्छी अपनी जो है वो फ्यूचर को और ज्यादा अच्छा सिक्योर बना सकें। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। आप सबकी बातों को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, मैंने आज की इस कॉल का जो फाइनल कैलकुलेशन बनाया है वो बेसिकली ये है कि देखिए, स्टडी करना गलत बात नहीं है, लेकिन जॉब के लिए स्टडी करना ये गलत बात है। ठीक है, अगर हमें एट द एंड सबको अगर पैसा ही कमाना है, क्योंकि देखें ओवरऑल सबका मकसद क्या होता है, पैसा कमाना ही होता है। फिर वो कैसे भी आए, डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, जॉब करके आए, बिजनेस करके आए, कुछ भी करके आए, लेकिन पैसा कमाना ही होता है सबका मकसद। ठीक है, तो क्यों ना हम शुरू से ही फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, क्यों ना हम शुरू से ही अपने आप को उस एजुकेशन में ही डाल दें। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में जब हम इस काबिल हो जाएं कि भाई अब हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, यानी मैट्रिक का स्टूडेंट बाद में काबिल हो जाता है इस चीज के लिए, तो फिर वो अपनी स्टडी का खर्चा आगे का खुद उठा ले, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। अगर हम इस चीज के ऊपर काम कर लें तो जो अभी हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से हम इससे जो इन हालातों को खत्म करके कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सजेशन हमारी पूरी ऑडियंस के लिए रहेगी और मैं स्पेशली हमारी पूरी ऑडियंस की तरफ से आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आपको थैंक्स कहना चाहता हूं पर्सनली, क्योंकि आप सब ने टाइम निकाला, अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन फील्ड का और अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर किया है, जो अभी हमें इस वक्त सुन रही हैं, और उम्मीद है कि आपकी बताई हुई बातों के ऊपर वो ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को एक ना एक डायरेक्शन ज़रूर देंगे और उस डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर चैंपियन लीडर्स कि आपने अपना टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए, और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आप सबके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, जज़ाकल्लाह।